तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दो कंसेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम, सेकंड इज फैक्टर थ्योरम। लेट अस स्टार्ट विद रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं अनदर पॉलिनोमियल g of x which is x minus a. So if we have a polynomial of degree greater than equal to 1 and we are dividing that polynomial by another polynomial gx which is x minus a linear polynomial, to get some quotient q, qx and some remainder r. अब यहाँ पर जो रिमाइंडर r होगा ये कांस्टेंट होगा क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। डिवाइजर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर मस्ट बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको हम r से लिख सकते हैं। तो ये जो रिमाइंडर है हमारे पास, जो ये रिमाइंडर है, डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर इक्वल टू होता है पॉलिनोमियल इवैल्यूएटेड एट द रूट ऑफ gx। मतलब जो ये gx x minus a है, इसको आप 0 के इक्वल कर दें, gx को 0 के इक्वल करें। मतलब मैं इसका 0 निकाल रहा हूँ या रूट निकाल रहा हूँ, g of x था x minus a, इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू a आ गई। तो जो ये x की वैल्यू a है, यानी जो ये रूट है gx का, इस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू इवैल्यूएट कर दें। तो जो ये रिमाइंडर आपको लॉन्ग डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से ऑब्टेन होगा, वही रिमाइंडर डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल में a रखने पर मिल जाएगा। सो रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है कि जो रिमाइंडर है किसी पॉलिनोमियल का, जब हम उसको किसी gx दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, तो वो p of a के इक्वल होता है। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम। देखो इसका प्रूफ बता देता हूं मैं आपको पहले। सो वी नो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम इट इज एन इक्वेशन फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड पॉलिनोमियल p of x is written as or expressed as divisor which is x minus a multiplied by quotient polynomial q of x plus remainder polynomial which is r। ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम एंड इट इज ट्रू इन डिवीजन। ये सिमिलर है जैसे अर्थमेटिक में आप करते हो। मान लो 17 है, हमने उसको 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, यहाँ 1 आ गया, तो आप 17 को क्या लिख सकते हो, 4 into 4 plus 1। तो 17 था डिविडेंड, 4 था डिवाइजर, क्वोशिएंट 4 आया और रिमाइंडर 1। तो हमने क्या किया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखा। ऐसा ही सेम पॉलिनोमियल्स के साथ भी किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए मान लो हमने x² + 2 लिया पॉलिनोमियल और हमने उसको डिवाइड किया सपोज x से, तो ये किस पर जाएगा, x पर जाएगा, x² ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा। तो आप इस x² + 2 जो आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, इसको लिख सकते हो डिवाइजर पॉलिनोमियल इनटू जो आपका क्वोशिएंट आया और प्लस में रिमाइंडर। सो x² + 2। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये आइडेंटिकली इक्वल है, दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो ये एक रूल है, फार्मूला है, समझ लें आप इसको। डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं p of x डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये अरिथमेटिक में भी ट्रू है और अलजेब्रा में भी ट्रू है, पॉलिनोमियल्स के लिए भी ट्रू है और नंबर्स के लिए भी ट्रू है। अब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, हमें ये रिमाइंडर r चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो ये सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगी, तो हम पर्टिकुलरली x की वैल्यू a पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1। अबव इक्वेशन में हम x को a पुट कर देते हैं। सो वी गेट p of a equals a minus a is 0, 0 into something is 0 plus r, so we get remainder equals to p of a। this completes the proof। यहां से हमें पता लगा कि जो रिमाइंडर है वो p of a के इक्वल क्यों होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और इसके बेस पर आपकी एनसीईआरटी की 2.3 एक्सरसाइज हो जाएगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। सपोज करो आपको एक पॉलिनोमियल लेते हैं x² + 2x + 3, इसको डिवाइड करना है x - 3 से। तो यूजुअली बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, यानी कि अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को यूज करें तो हम इस डिवीजन में कैसे करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करना है मान लो हम। तो ये हमने डिविडेंड लिखा, x - 3 से डिवाइड करना है तो डिवाइजर हो गया। अब ये पहले x पर जाएगा, कैसे पता लगता है, ये इस x² को x से डिवाइड कर देना, जो आएगा उस पर जाता है। तो x into x is x² and -3x
यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। तो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस, ये कैंसिल, प्लस 2x एंड प्लस 3x, यहाँ देखेंगे प्लस 3x, सो इट बिकम्स 5x और ये 3 एज इट इज कर लिया, प्लस का 5, अब ये 5 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 5x माइनस 15, यहाँ पर साइन चेंज करने का ये आपके पास 3 और 15 कितना आ गया 18, सो रिमाइंडर कितना आ गया 18। अब यही सेम रिमाइंडर आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके निकाल सकते हो। ऐसे समझ ले रिमाइंडर थ्योरम ऐसे शॉर्टकट काम करती है रिमाइंडर निकालने के लिए, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो और उसको डिवाइड करते हैं x माइनस a के पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर p ऑफ x क्या है, जो डिविडेंड है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, g ऑफ x क्या है x माइनस 3, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय रिमाइंडर थ्योरम वी विल पुट gx equal to 0 to find the root of gx, that is x minus 3 equal to 0, so that is x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। अब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर इवैल्यूएट करें, यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो द रिमाइंडर इज p ऑफ 3, तो निकालें इसको, 3 पुट करेंगे x की जगह, 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 3, so it is 9 plus 6 plus 3, so it is 9 plus 9, it is 18। so रिमाइंडर देखें आप, यहाँ भी सेम रिमाइंडर है, यहाँ भी सेम रिमाइंडर है, सो दिस इज द बेटर मेथड देन दिस। इसमें हमें लॉन्ग डिवाइड करना पड़ा और इसमें हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। इसको निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है अलजेब्रा में, इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। 9th क्लास में आप यही करेंगे, बट फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या आप ऐसे समझ ले एक ट्रिक है, ये शॉर्टकट का काम करेगा। अभी एक प्लस का साइन बनाना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू 3 निकलती है, इस 3 को यहां लिखेंगे। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म 3। अगर ये क्यूबिक होता तो क्यूब का फिर स्क्वायर का फिर x वाली टर्म का फिर कांस्टेंट, सभी के कोएफिशिएंट लिखने, आपने कोई भी स्किप नहीं करना। सपोज यहां पर x स्क्वायर प्लस 3 होता तो हम लिखते हैं 1 0 3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट नहीं था तो हम उसकी जगह 0 लिख देते, पर छोड़ना नहीं है किसी को। अब फर्स्ट नंबर को एज इट इज उतारना है, ये रूल है, फर्स्ट नंबर को आपने सेम एज इट इज उतारना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3, नेक्स्ट वाले के बाद शिफ्ट करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 2 प्लस 3 5। अब अगेन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 15 अगले वाले के बाद शिफ्ट करके प्लस करना है, हमेशा प्लस ही करना है। 3 और 15 इज 18, दैट्स इट। जो आपका लास्ट नंबर होगा वो रिमाइंडर होगा, तो ये आपका रिमाइंडर होगा, ये 0 हो या कुछ भी हो, ये आपका रिमाइंडर होगा बेसिकली। और इससे एक और बेनिफिट भी है, आप क्वोशिएंट भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली। जैसे यदि हमने डिवाइड किया था तो आपको याद होगा क्वोशिएंट आया था x + 5, जो लॉन्ग डिवीजन से निकला था, तो वही क्वोशिएंट यहाँ पे दिख रहा है। ये एक्चुअल में ये x² का क्वोशिएंट था, ये x का था और कांस्टेंट टर्म थी। अब ये ना डिप्रेस्ड हो गई है, इक्वेशन रिड्यूस हो गई है, तो अब ये x का कोएफिशिएंट है 1 और ये कांस्टेंट है 5, सो वी गेट x + 5 एज क्वोशिएंट। बस यही एक्सरसाइज है 2.3। आपको रिमाइंडर निकालना है, डिविडेंड देगा वो डिवाइजर देगा, बिना डिवाइड करे डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, फर्स्ट पार्ट है x + 1, सेकंड पार्ट है x - 1/2, थर्ड पार्ट है x, फोर्थ पार्ट है x + 5 और फिफ्थ पार्ट है 5 + 2x। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो डिवाइजर है x + 1 है, सो पुट द डिवाइजर इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट। here we get x equal to -1, so we'll write here using remainder theorem। इस पॉलिनोमियल का नाम रख लें p of x। So by using remainder theorem, the required remainder is polynomial evaluated at this point, this is -1। तो polynomial में -1 रखना है। ये आपका polynomial है -1 का क्यूब, 3 into -1 का स्क्वायर, 3 into -1 plus 1। Rest is just calculation। Solve कर लेना इसको। -1 का स्क्वायर 1 into 3 is 3, then -3, then +1। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से 0 आ गया, that is the answer। इस तरह से आप बाकी सभी पार्ट्स कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट में x - 1/2 को 0 के इक्वल करेंगे,
यहाँ पर x माइनस 1/2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो अब पॉलिनोमियल 1/2 पर इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब थर्ड में क्या करेंगे, पुट x, इसमें डायरेक्टली हमें x से डिवाइड करना है, x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x 0 ही आ रहा है, अब 0 पर इवैल्यूएट करना है, तो ये पॉलिनोमियल 0 पर इवैल्यूएट करेंगे, 0 0 0, आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से x प्लस पाई, तो x प्लस पाई वाला केस करते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट। इसमें x प्लस पाई को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू माइनस पाई आ जाएगी। अब पॉलिनोमियल इवैल्यूएट करना है आपको माइनस पाई पर, कैसे निकालेंगे, माइनस पाई का क्यूब, कई बच्चे यहाँ पाई को 22/7 डाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, इट इज जस्ट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होता है। पाई एक इररेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल है। हाउ दे कैन बी इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, दे आर जस्ट अप्रोक्सीमेट मेजर। तो हम पाई को 22/7 लेते हैं और तब लेते हैं जब क्वेश्चन वाला दे हमें, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि टेक 22/7, तो फिर लेंगे पाई को, नहीं तो पाई को पाई की फॉर्म में ही लीव कर देंगे, ऐसे ही आंसर देंगे हम। माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1, ये आ गया माइनस पाई क्यूब। यहां से माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो इट इज पाई स्क्वायर, तो 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली आप नेक्स्ट पार्ट खुद कर लेना। 2.3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। It states find the remainder when the given polynomial is divided by x minus a. Let us say the given polynomial p of x is x cube minus ax square plus 6x minus a, and now it is divided by g of x, that is x minus a. तो जब हम p of x को g of x से डिवाइड करेंगे, हमें निकालना रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे g of x इक्वल टू 0, दैट इज हम x माइनस a को 0 पुट करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकलेगी a। अब हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर निकालनी है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। सो इट इज a क्यूब a into a स्क्वायर 6 into a minus a। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर x की जगह पर a रख दिया है, a क्यूब a स्क्वायर को a से करेंगे a क्यूब आ जाएगा, तो ये a क्यूब और ये a क्यूब कैंसिल, 6a minus a is 5, so 5a is our required answer। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख देंगे using remainder theorem। So that was so easy। थर्ड क्वेश्चन है, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। तो अब इसमें p of x क्या है हमारे पास, एक्चुअल में ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं करवा रहा हूँ, फिर अभी कंसेप्ट करवा दूंगा फैक्टर थ्योरम का। क्वेश्चन कह रहा है बताओ ये फैक्टर है क्या इस पॉलिनोमियल का, तो इस पॉलिनोमियल का नाम p of x रखते हैं और इसका g of x रख लिया। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं, g of x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट g of x इक्वल टू 0, दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करके हम देखना चाह रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, देखो मान लो अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x से, तो आप न्यूमरेटर से x कॉमन निकालोगे, अंदर क्या आएगा x प्लस 2 डिवाइड बाय x, डिवाइड हो गया, दैट मींस आंसर आया हमारा x प्लस 2। तो x स्क्वायर प्लस 2x बाय x का आंसर ये आ गया, मतलब ये इससे डिवाइड हो गया। इट मींस मैं कह सकता हूं जो x स्क्वायर प्लस 2x है और ये जो x है, इनमें एक रिलेशनशिप बन गया, तो मैं कह सकता हूं x इज ए फैक्टर ऑफ x square plus 2x। क्यों कह सकता हूँ, because x square plus 2x is divisible by x, और in other words x divides x square plus 2। x ने x square plus 2x को डिवाइड कर दिया, तभी तो आंसर x plus 2 क्वेश्चन आया। रिमाइंडर क्या होगा, ऑब्वियसली 0 ही होगा। अब हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पर x लिया था ना, वो हमें यहाँ g of x दिया हुआ है, तो हम g of x से डिवाइड कर रहे हैं किसको, इस पॉलिनोमियल को, और देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो g of x p of x को डिवाइड कर रहा होगा, और डिवाइड कर रहा होगा तो g of x p of x का फैक्टर बन जाएगा, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं बनेगा। So that was the story। g of x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, so that implies 7 plus 3x equal to 0, यहाँ से 3x equal to -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू p of -7/3। कौन सी थ्योरम यूज की, रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी कैन से द रिमाइंडर इक्वल टू p of -7/3 व्हिच इज 3 into -7/3 टू द क्यूब प्लस 7 into -7/3। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, -7 का क्यूब 343 डिवाइड बाय 27, माइनस का 49 डिवाइड बाय 3।
तो ये 9 पर कैंसिल हो गया, यहाँ से इसका एलसीएम 9 आ गया, माइनस 343, 49 3 147, और इसको आप माइनस करेंगे तो 490/9. Obviously this is not equal to 0. Since remainder is not equal to 0, so therefore we say that is 7 plus 3x is not the factor. Since the remainder is not 0, so we say no, this is not the factor of 3x cube plus 7x. यहाँ बस मैंने नीचे कैलकुलेशन ही किया, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो बस मैंने यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन किया और लिखा है 7 plus 3x is not the factor. तो यहाँ तक हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल. इससे पहले हम 2.1 और 2 कवर कर चुके हैं. मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देखें आप, 2.1 एंड 2 विद कांसेप्ट आपको करवा रखा है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में. 9th क्लास की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा ये टॉपिक. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम रिमाइंडर थ्योरम के बाद 2.4 एक्सरसाइज के लिए क्या कांसेप्ट है. तो कांसेप्ट है हमारे पास फैक्टर थ्योरम. सो फैक्टर थ्योरम चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो फैक्टर थ्योरम, इससे हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज कवर हो जाएगी. तो पहले इसका कांसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में भी यूज होता है और ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट बन जाता है आगे हायर क्लासेस के लिए. तो फैक्टर थ्योरम जो है आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये फैक्टर थ्योरम. इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी यूज हो जाती है. तो समझते हैं इसको. देखो फैक्टर थ्योरम में दो स्टेटमेंट बोलते हैं. इफ P of A equals to 0, then x minus A is the factor of Px. ये ऑब्वियस बात है. जो रिमाइंडर थ्योरम की कंडीशंस थी वो यहाँ पर भी है कि P of x की डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए. P of x एक पॉलिनोमियल है, x minus A another पॉलिनोमियल है. If P of A equal to 0, then x minus A is said to be the factor of Px. Second is, if x minus A is the factor of Px, then P of A equals to 0. देखो एक if से बात शुरू कर रहे हैं और फिर then पर जा रहे हैं. if ये given है then फिर ये होगा. if ये given है ये फैक्टर then ये होगा. अगर if true है तो then वाला पार्ट true होगा. if true है तो यहाँ भी then वाला पार्ट true होगा. तो ये थ्योरम का एक तरीका है, स्टेटमेंट है कि क्या हमें इस थ्योरम से समझना है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p of x हो और कोई x minus a g of x एक और पॉलिनोमियल हो और हमें पता है कि p of a 0 आ गया, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि x minus a फैक्टर होगा px का. ये जो a है वो यही वाला a है जो यहाँ लिखा हुआ है. सिमिलरली अगर x minus a फैक्टर है px का, तो हम कह सकते हैं ये जो a है यहाँ आ जाएगा, p of a की वैल्यू 0 होगी. तो इसको समझने के लिए, अलजेब्रा समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा पहले अर्थमेटिक भी समझाते हैं आपको. तो अर्थमेटिक में भी यही रूल होता है, अलजेब्रा में भी होता है. बस अलजेब्रा में हम पॉलिनोमियल्स के साथ डील कर लेते हैं, अर्थमेटिक में नंबर्स के साथ. वहां पर भी सेम स्टेटमेंट ट्रू है. तो पहले हम अर्थमेटिक को थोड़ा इजी समझ पाएंगे. देखो 15/3 इक्वल टू 5. आपको पता है 3 5 15, सिंपल कैलकुलेशन है. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 15 इज इक्वल टू 3 into 5. तो आपको पहले तो पता होनी चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर, मल्टीपल, फैक्टर, डिवाइजर, ये सिनोनिम्स हैं, एक जैसे ही हैं. तो फैक्टर मल्टीपल क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए. तो फैक्टर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. तो मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन देता हूँ, इसको देखकर आप इजीली समझ पाएंगे. 15 कैसे मिला? प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 into 1 भी कह सकते हो आप. So when two or more numbers are multiplied together to get some product, 2 or more numbers. Here we are multiplying two numbers 3 and 5 to get some product, that is 15. Then each number used in the product में जो number use किया, such number, all these numbers are the factors of the product. That means I can say 3 is the factor of 15, yes. I can say 5 is the factor of 15, yes. Obvious बात है कि 15 को 3 भी डिवाइड कर रहा है और 15 को 5 भी डिवाइड कर रहा है. तो देखो 15 के लिए 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है. ऑब्वियसली मैं 1 लिख सकता हूं, तो 15 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 तो ऑब्वियसली फैक्टर होगा ही हर एक नंबर का. तो कंक्लूजन क्या है कि फैक्टर जो है वो ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है. सो ये छोटी क्लास में डेफिनेशन देते हैं, इफ अ नंबर डिवाइड्स अदर नंबर देन इट्स सेड टू बी अ फैक्टर. मल्टीपल क्या होता है? जो नंबर प्रोडक्ट बनता है दैट बिकम्स द मल्टीपल ऑफ दोस फैक्टर्स. यानी 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज 5. चलिए इसमें अब एक बात देखते हैं. अगर मान लो मैंने 16 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा क्या? और कई बच्चे कहते हैं हां सर पॉइंट में निकाल लो आंसर. वो तो आप निकाल लोगे, दैट इज द डिवीजन प्रोसेस. पर एक्चुअल में 16 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा. कुछ कहते हैं हाफ पार्शियल डिवाइड हो रहा है.
पार्टली कभी डिवाइड नहीं होता, या तो डिवाइड होता है या तो नहीं होता। यहाँ पर 15 3 से डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें कोई इंटीजर मिल रहा है, 5 इज इंटीजर। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 3 5 और 15, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये गारंटी दे रहा है, जो रिमाइंडर 0 हो रहा है, हमें गारंटी दे रहा है कि 3 15 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर 16 को डिवाइड करें तो डिवाइड तो हो जाएगा, पर हम ये नहीं कहते मैथ में कि 16 3 से डिविजिबल है या 3 16 को डिवाइड कर रहा है। नो, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअल में डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी कहती है कि कोई नंबर दूसरे नंबर से तब डिवाइड होता है, यानी 16 3 से तब डिविजिबल माना जाएगा जब 16 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर दे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। जैसे अगर मैं कहूं 21/3 तो कितना आंसर आएगा? 7। यानी कि 3 3 के मैं 7 ग्रुप्स बना सकता हूं, या 3 3 के 7 ग्रुप्स एक तरीका ये, या 3 ग्रुप हो तो हर एक ग्रुप में कितनी आइटम्स आएगी? 7 आइटम्स आएगी। तो 321 को एग्जैक्ट 7 टाइम्स में मेजर कर सकता है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहां पर 21 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 3 डिवाइड्स 21, एक ही बात है। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21, 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन यहाँ पर क्या आप 16 को 3 से डिवाइड कर पाएंगे? डिवाइड तो कर सकते हैं, पर मैथमेटिकली हम ये नहीं कहेंगे कि 3 डिवाइड 16, दैट विल बी रॉन्ग। एक्चुअल में 3 डज नॉट डिवाइड 16, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी की बात इंटीजर्स पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 16 को 3 से डिवाइड करें 5 1, तो ये पॉइंट, अब यहाँ 0, तो 3 3 जा 9, चलता जाएगा एंड सो ऑन। सो 5.3 बार कह सकता हूं मैं। तो 16/3 का आंसर कितना आया? 5.3 बार। अब ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। ये 16/3 भी रैशनल ही है, बस ये p/q फॉर्म है और ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग आफ्टर फर्स्ट डेसिमल। तो देखा जाए तो देखो, आपने डिवाइड नहीं किया और हुआ भी नहीं डिवाइड, ये तो उसकी सिर्फ फॉर्मेट ही चेंज हुई है। पहले वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ था p/q में, अब वो डेसिमल में लिखा हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ एक्चुअल में। इसीलिए 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 3 डज नॉट डिवाइड 16। अब इसका लॉजिक हम डिवाइड करके नहीं पता करने वाले, हम तो यहीं से देख लेंगे कि रिमाइंडर कितना बचा है। हर एक स्टेप पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 है और 1 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ रिमाइंडर कितना था? 0। तो हमें एक बात समझ में आ गई यहाँ से कि अगर कोई नंबर मल्टीपल बनता है और अगर कोई नंबर फैक्टर बनता है, तो जब मल्टीपल को आप फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में अगर वो फैक्टर है तो वो रिमाइंडर को 0 करेगा, और वो फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर को 0 नहीं करेगा। तो बस ये बात दिमाग में डाल दो, बाकी जो है सब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर जब 0 आएगा तो आप कह देंगे कि वो फैक्टर था या है, और अगर नहीं आया तो फिर नहीं। अब इसको हम अप्लाई करते हैं अलजेब्रा में। तो मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है x² + 3x + 2, और आप उसको डिवाइड कर रहे हो x + 1 से। तो अगेन मैं आपको दो पार्ट दिखा रहा हूं। फर्स्ट इज x² + 3x + 2, इसको डिवाइड किया x + 1 से। तो पहले x पर गया, ये x² + x आ गया, यहाँ से माइनस ये कैंसिल, यहाँ से 2x + 2 आ गया, तो यहाँ से +2 पर गया, ये 2x + 2 आ गया, ये माइनस दिस इज यूजुअल सिंपल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, 8th क्लास के बच्चों को भी आता होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि जो डिविडेंड है x² + 3x + 2, ये p of x जो डिविडेंड है हमारे पास p of x, इसका नाम p of x रख लेते हैं, दैट इज x² + 3x + 2, और g of x है x + 1। हमने p of x को g of x से डिवाइड किया, डिवाइड किया तो हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम में p of x = g of x क्या हमारा x + 1, इसको हम g of x + 1 डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट कितना आया? x + 2 से करते हैं, और प्लस का क्या? रिमाइंडर कितना है? 0। तो +0 आप लिखें तो चलेगा 0, इसको मल्टीप्लाई करना। अगर आप देखो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, x × x is x² + 1 × x + 2 × x, तो 3x और +2, ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गई, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। क्लियरली आप कह सकते हो, देखो वही वाली चीज होगी 15 = 3 × 5, तो आप कह सकते हो जो x + 1 है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, x + 2 भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो कंसीडर क्या करते हैं हम कंसीडर करते हैं g of x + 1, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि x + 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, दैट इज x² + 3x + 2। अब आपने ये पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे कहा? क्योंकि आपने रिमाइंडर 0 देखा। मेन पॉइंट क्या है कि आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया था? 0। लेकिन इस रिमाइंडर को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था? डिवीजन एल्गोरिथम। बट हमें पता है, हम लास्ट एक्सरसाइज में अभी करके आए हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम लॉन्ग डिवीजन ना यूज करके सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम ही यूज कर लेते हैं वो रिमाइंडर 0 निकालने के लिए। तो क्या करते हैं हम,
पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू -1 आ गई, और पॉलिनोमियल में -1 निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 3 into -1 is -3 plus 2, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब एक बात बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन की तो वैसे भी मेरे को नीड नहीं थी, इस क्वेश्चन का तो कोई रीजन कोई नीड भी नहीं थी इसकी मेरे को, तो मैं डिवीजन एल्गोरिथम फिर यूज करता हूं। ये हमारा डिविडेंड हो गया जिससे डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर x प्लस 1 है, हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है, बिकॉज मान लो हमने डिवाइड किया ही नहीं, हमें तो रिमाइंडर निकालना था, और रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट या एक बहुत इजी सा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये रिमाइंडर थ्योरम से मेरे को p ऑफ ये a ही कॉमन है, इसको ध्यान से देखो, अगर ये x प्लस 1 जो है ये x माइनस a का काम कर रहा है, x माइनस a का, तो जब मैंने इसको 0 के इक्वल करा है तो x की वैल्यू a ही निकली है, वो a कुछ भी हो सकती है ना, वो तो यहाँ पर x प्लस 1 है तो -1 आ गया, x प्लस 2 होता तो -2 आता, x प्लस 5 होता तो -5 आता, x माइनस 5 होता तो प्लस 5 आता। अब यहाँ x माइनस a का काम कर रहा है, तो x वैल्यू a आ गई, तो ये p ऑफ a ही है एक तरह से, और p ऑफ a कितना आ गया, 0 आ गया, तो p ऑफ a देखो यहाँ पर 0 आने से ये चीज हट गई, तो यहाँ पर qx into x प्लस 1 इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस 1 फैक्टर होगा। तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का 0 होना चाहिए, और रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है, p ऑफ a 0 होना, तो p ऑफ a 0 होना, ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने समझा दिया आपको। इफ p of a is 0, p of a is 0, if मतलब गिवन, ये चीज अगर आपको गिवन है p of a is 0, तो आप कह सकते हो कि x माइनस a फैक्टर है p of x का। सेकंड स्टेटमेंट पहले वाली की एग्जैक्टली कन्वर्स है। If it is a Sunday, then it is a holiday. Suppose it's a statement. If it is Sunday, then it is holiday. अब इसका कन्वर्स बनेगा, if it is holiday, then it is Sunday. But ये कन्वर्स भी हो भी सकता है, नहीं भी, ये हमें डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब जैसे इस केस में अगर हम स्कूल की बात करें, if it is Sunday, then it is holiday. It is normally true. But if it is holiday, then it may or may not be Sunday. क्यों, holiday तो किसी और दिन भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि कन्वर्स ट्रू हो, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली इस केस में कन्वर्स ट्रू है, और हमने जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी है वो फर्स्ट का कन्वर्स लिखी है। कन्वर्स में इफ देन बदल जाते हैं, जहां पर देन था वहां पर आ जाता है इफ, और इफ की जगह हो जाता है देन। यानी हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि यदि ऐसा दिया हो, इफ x माइनस a फैक्टर दिया हो, हमें पता है, तो हम कह सकते हैं कि जो p ऑफ a है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है x माइनस a फैक्टर है, अगर x माइनस a फैक्टर है px का, तो हम px को x माइनस a के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात है। टू गेट सम क्वेश्चन qx, x माइनस a अगर फैक्टर है तो क्वेश्चन qx आएगा, और ऑब्वियस बात है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0। बट बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता है px किसके इक्वल होता है। अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करूं तो मुझे पता है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, x माइनस a into qx प्लस रिमाइंडर r। अब ये रिमाइंडर कितना होगा, 0 हो गया, ऑब्वियस बात है। तो रिमाइंडर होता क्या, आपको पता, रिमाइंडर थ्योरम से p ऑफ a होता है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट आ गई। तो इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a इज 0। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि हमसे वो फैक्टर चेक करवा रहा है या हमें वो फैक्टर दे रहा है। अगर वो हमें फैक्टर दे रहा है तो हम p ऑफ a को 0 कर सकते हैं। p ऑफ a को 0 करने से कोई अननोन की वैल्यू निकलवा सकता है आपसे, जैसे k की वैल्यू निकालने के लिए क्या देगा, और फर्स्ट वाले से क्या होगा, चेक हो जाएगा कि x माइनस a इसका फैक्टर है या नहीं है। फर्स्ट वाले का यूज आप हिट एंड ट्रायल मेथड में फैक्टराइजेशन के लिए भी करते हैं, जब आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक में भी कर सकते हैं। तो ये था अभी कांसेप्ट। तो इसमें दो पॉइंट जो है ये, चलो अभी तो लिखे रहने देते हैं। एक्सरसाइज 2.4 करते हैं, इजी सी एक्सरसाइज है, कांसेप्ट आपको मैंने पहले सिखा दिया है, अब क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 एज अ फैक्टर। तो हमें बताना है कि जो ये पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं मैं, p of x = x³ + x² + x + 1। तो हमें बताना है कि जो नीचे पॉलिनोमियल दिए हैं, x + 1 किसका फैक्टर है, इन पॉलिनोमियल्स में x + 1 किसका फैक्टर है। देखिए इसका x + 1 फैक्टर है या नहीं है, तो क्या करेंगे, x + 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब पॉलिनोमियल में -1 की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, फिर -1 का स्क्वायर +1, फिर -1 फिर +1, x को -1 रख दिया, ये भी कैंसिल, ये भी 0 आ गया। तो इसमें कौन सा पॉइंट लग रहा है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लग रहा है। इफ p ऑफ a 0 आ गया, देखो p ऑफ a 0 आ गया, तो देन आप क्या कह सकते हो कि x - a फैक्टर होगा। तो x - a है क्या, ये रहा, ये है x - a। देखो ये x - a था, आपने इसको 0 के इक्वल करा तो x क्या निकला, a निकल गया, और a निकला तो फिर आपने p ऑफ a निकालना शुरू किया और p ऑफ a 0 आ गया। तो p ऑफ a 0 आ गया,
इसका मतलब x माइनस 1 ये जो था ये क्या था, फैक्टर था। तो क्वेश्चन ने कहा था कि चेक करके बताओ x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपने चेक करने के लिए क्या किया, x प्लस 1 को 0 किया, x की वैल्यू -1 आई, फिर पॉलिनोमियल में पुट करी, चेक किया आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आंसर 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा, और नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं होगा, सिंपल। तो p ऑफ -1 0 आने से इंप्लाई हो रहा है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। बहुत सिंपल होता है मैथ, बस बच्चे समझते नहीं है। सो आई होप आप सभी कर लोगे। इसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल सेम है। एक रूट वाला कर देता हूं। रूट वाले में नॉर्मली प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है वो देख लेते हैं। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू -1 आ गई। अब पॉलिनोमियल में -1 पर वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 माइनस लगाया, यहां -1 लगाएंगे, माइनस और माइनस। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा रहता है, मैं लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं प्रॉपर्ली ताकि आपको डाउट ना रहे। मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, उसका क्यूब था, फिर माइनस, फिर -1 पुट करी, यहां माइनस लगाया, स्क्वायर था, फिर यहां x को -1 पुट किया, सेम -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर होता है 1 और आगे लगा माइनस, तो -1 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस, देखो ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और फिर ये -1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा तो फिर +2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, और फिर -1 से होगा तो +√2 और फिर +√2। तो -1 -2 और +2 ये इकट्ठा कैंसिल हुआ, √2 कितना हो गया 2√2। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? नो, दैट मींस x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2.4 का सेकंड क्वेश्चन सेम है, यूज फैक्टर थ्योरम। आप इसमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप नो कह रहे हैं तो रीजन क्या है इसका, क्यों हम कह रहे हैं कि वो फैक्टर नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ फैक्टर थ्योरम। फर्स्ट पॉइंट लग रहा है फैक्टर थ्योरम का। अच्छा अब सेकंड देखते हैं, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो तीनों एक जैसे हैं, कोई एक कर देता हूं, सेकंड पार्ट कर देता हूं, बाकी फर्स्ट और थर्ड सेम है, कर लेना। x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1 और g of x क्या है, x प्लस 2। तो हमें बताना है कि p of x और g of x में ये p of x g of x का फैक्टर है या मल्टीपल है या नहीं है, या g of x p of x का फैक्टर है या नहीं है। टू चेक g of x इज द फैक्टर ऑफ px, पुट g of x इक्वल टू 0 implies x plus 2 equals to 0 implies x equals to -2। अब आप पॉलिनोमियल में -1 पर वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, इससे आपका रिमाइंडर आएगा -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर इज 1 into 3 is +3, -1 into 3 is -3 +1, ये कैंसिल 0 आ गया। क्या कहेंगे? yes x plus 2 is the factor of this। x plus 2 था, ओके, यहाँ मैंने -1 पुट कर दिया, यहाँ से वैल्यू आई थी -2 तो मेरे को -2 पुट करनी, नो प्रॉब्लम। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अगर मेरे को ये चेक करना होता कि g of x जो है वो x plus 1 है, तो फिर x plus 1 को 0 के इक्वल करते x वैल्यू -1 आती, तो yes x plus 1 is the factor of p of x। x plus 1 is the factor of px। चलो कोई बात नहीं, अब ये से -2 पुट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो -2 पुट कर लेते हैं, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 is 12, -2 into 3 is -6 plus 1, तो यहाँ से 12 और 1 13, 8 और 6 14, -1 आ गया। p of -2 is -1, so clearly it is not equal to 0, so we say x plus 2 is not the factor। अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ये लोग बहुत आसान। अगर आप इसे एक टॉपर बच्चा हो ना तो उसको ऐसे ही देखकर समझ लेगा ये क्वेश्चन में क्या है, ये आइडेंटिटी दे रही है। ध्यान से अगर आप देखो ना इस क्वेश्चन को, ट्रिक से भी हो जाता है। a का क्यूब b का क्यूब 3a² b 3ab², ये a plus b to the whole cube की आइडेंटिटी बनती है। अगर इसको क्लोज कर दो तो x plus 1 का होल क्यूब है ये p of x है, x plus 1 का होल क्यूब। पूछा गया था x plus 2, मन में ही निकल जाएगा x की वैल्यू -2 पुट कर देना, -2 plus 1 -1 का होल क्यूब -1, ये रहा -2, यही से पता लग गया ये फैक्टर नहीं है। और ये x plus 1 था तो x की वैल्यू -1 -1 plus 1 0 फैक्टर है। तो क्या डायरेक्ट अगर पता लग जाए आपको ये आइडेंटिटी है तो बाकी हर बार माइंड में आपके नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम, आप नॉर्मल तो कर ही सकते हो। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास देखते हैं कौन सा यूज होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करो। तो
तो k l m n ये सब होते हैं ना, ये अननोन्स होते हैं मैथ में, वेरिएबल की तरह समझ लो इनको, इनकी वैल्यू निकलती है कुछ। तो if x minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor of px, इस बार if लगाकर दे रहा है ये क्वेश्चन है, जब if लगा रहा है ये वाली स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब देखो मैच करो, if x minus a, ये थोड़ा देगा, वो तो कुछ वैल्यू देगा ही देगा, ऑब्वियस बात है, तो यहाँ पर a की जगह 1 है, यहाँ से देखो if x minus a मतलब x minus 1, a की जगह 1 है, is a factor of px, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x minus 1 जो है वो फैक्टर है px का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नीचे चार पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट है p of x, फर्स्ट पार्ट है p of x x square plus x plus k, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब x minus 1 फैक्टर है px का, भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो यूजिंग फैक्टर थ्योरम p of a must be 0, तो अब x minus a अगर फैक्टर है px का, तो आप कह सकते हो कि p of 1 must be 0 बिकॉज़ ऑफ फैक्टर थ्योरम, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे निकाला ये 1, x minus 1 को 0 के इक्वल कर दिया, x की वैल्यू 1 निकल गई, तो ये जो p of 1 है ना वो रिमाइंडर होगा। अब x minus 1 अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए, तो फिर p of 1 0 होना चाहिए, तो p of 1 कैसे निकालोगे, इसमें 1 पुट कर लो, 1 plus k plus 1 plus k equal to 0, तो it is 1 plus 1 2 plus k equals to 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -2, that is your answer। इसी तरह से बाकी 3 पार्ट्स हैं, एक और कर देता हूँ, थर्ड पार्ट, सेकंड और फोर्थ खुद कर लेना। p of x जो है वो दिया हुआ है kx square माइनस का √2x plus 1, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकता है, कुछ ना समझ में आया हो तो आपको समझा देंगे। तो x minus 1 फैक्टर है, तो x minus 1 को 0 के इक्वल x की वैल्यू 1 आ गई, तो p of 1 निकालेंगे 1 square into k minus √2 plus 1, और p of 1 0 होगा बाय फैक्टर थ्योरम, सो k minus √2 plus 1 equal to 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √2 माइनस क्या इधर आ गया प्लस हो गया, और 1 माइनस, तो आंसर आ गया √2 माइनस 1, इसको माइनस नहीं कर सकते आप, √2 माइनस 1 इज √2 माइनस 1, सिंपल, इस तरह से आप कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये था थर्ड क्वेश्चन, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज के 4 पार्ट्स हैं, और ये फोर्थ क्वेश्चन आपको 9th क्लास में तो दे रखा है इसने, बट है ये एक्चुअल में 7th-8th स्टैंडर्ड का। फैक्टराइज करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax square plus bx plus c, इस टाइप का, ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, ax square plus bx plus c, इसमें क्या है हमारे पास a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोएफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म है। तो इसको अगर हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, पहले तो फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, देखो जैसे x स्क्वायर है तो इसको आप x into x लिख सकते हो, अगर आपके पास 2x plus 2 लिखा है तो 2 कॉमन निकाल लोगे, x plus 1 हो गया, अगर आपके पास 2x plus 5 लिखा है तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, x plus 5/2 आ गया। ये डिवाइड बाय 2 कैसे आया, कई बच्चों को समझ नहीं आता, चलो इसको समझाता हूँ। क्या किया हमने, 2x plus ये जो 5 है ना 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 को 10/2 लिख सकता हूँ 5 को, 10/2 is 5, मतलब क्या करना है 5 को ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है तो आई कैन टेक 2 कॉमन, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब मैंने इसको लिखा 2 times 5 divided by 2। अब आपको क्लियरली यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो कॉमन निकालो, क्या बचा x plus 5/2। तो कई बार ना हम ये वाला स्टेप जो है अवॉइड करते हैं, अवॉइड तो कर ही देना चाहिए, ये छोटे बच्चों वाली बात है, बट बेसिकली ना बाद में फिर समझ नहीं आता ये कैसे आ जाता था 5/2। तो आई होप मैंने आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दी है। तो ये ऐसे आता है 2 into x plus 5/2, तो यहाँ पर 2 into this, ये भी फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया, 2 into x plus 1 दोनों फैक्टर, ये भी फैक्टर। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट में चीज है उसको मैं टुकड़ों में ब्रेक कर दूं इस तरह से कि उनका मल्टीप्लाई करके वही आ जाए, तो मैंने क्या करा उनको फैक्टराइज। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन, जिसमें ये आपने फैक्टर्स लिख दिए हैं, और दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये फैक्टराइजेशन है। तो अब मेरे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो ये डेफिनेटली 2 फैक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकता हूं, 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में, जब उनको प्रोडक्ट करूंगा तो यही आएगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल कराया था x² plus 3x plus 2, और इसको डिवाइड किया था हमने x plus 1 से, तो आंसर आया था x plus 2, रिमाइंडर 0 था, तो हमने इसको इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख लिया, तो ये फैक्टराइज कर दिया हमने इसको। और वहां तो हमने डिवीजन से निकाले थे,
वैसे फैक्टराइज कर लो अप टू x प्लस एक्स लिखकर, इसकी 4 टर्म्स बन जाएंगी और फिर 2 2 में से कॉमन निकालोगे एंड प्रोसेस चलेगा आगे। तो इसका फैक्टराइज करने का जो जनरल प्रोसेस है वो सीख लेते हैं। चलो तो प्रोसेस क्या है देखो, जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, पहले तो आप देख लो। इसको ना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें जो मिडिल टर्म है ना वो देखो, मिडिल टर्म है हमारी bx। हम इस bx को ना दो पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हैं। लेट अस टेक द टू पार्ट्स आर b वैल्यू है हमारे पास, b एक नंबर है, हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हैं। एक पार्ट होगा हमारा लेट अस टेक p और सेकंड पार्ट होगा q। तो जो b है ना उसको हम दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं कि जो b है वो p प्लस q के इक्वल हो, यानी कि जो सम है ना p और q का वो b आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि p और q पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लो b की वैल्यू -5 है तो आप इसको -1 प्लस -4 में लिख सकते हो। अगर मान लो b की वैल्यू 7 है तो इसको 2 प्लस 5 लिख सकते हो। b की वैल्यू -9 है तो आप इसको 13 आप इसको 4 माइनस 13 भी लिख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि p और q दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो डिपेंड करता है b के ऊपर, वो अभी सब कुछ भी आ सकते हैं। एक और भी कंडीशन है अभी आपको बता रहे हैं। तो ऐसा मत मानकर चलना कि b पॉजिटिव होगा और p और q पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो p और q पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। अल्टीमेटली b को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, p और q में, b को उनका सम जो है वो b आना चाहिए। तो मैं b को लिखता हूं p प्लस q और ब्रैकेट के बाहर x सेम लिखा होगा, मतलब bx क्या बन गया px प्लस qx। तो मैंने क्या करा, जो ये मिडिल टर्म थी ना इसकी जगह पर दो टर्म्स लिख दी इसी एक्सप्रेशन में, ax स्क्वायर bx की जगह मैंने दो टर्म्स लिख दी px प्लस qx, क्योंकि मैंने bx को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। मिडिल टर्म क्योंकि ये मिडिल थी इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, प्लस का c। अब ये जो हम स्प्लिट करते हैं ना इसमें ना एक टेक्निक लगाते हैं। क्या टेक्निक लगाते हैं, जो ये दो पार्ट होते हैं ना इन दोनों का प्रोडक्ट करो पहले, p और q मल्टीप्लाई करके आ गया आपने b के वो वाले दो पार्ट। अब एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो अगर आपके पास b की वैल्यू 7 है तो आप p और q कैसे बताओगे? कोई 1 और 7 भी बोल, 1 और 6 बोल सकता है, 2 और 5 भी बोल सकता है, 3 प्लस 4 भी बोल सकता है, 9 माइनस 2 भी कह सकता है। ऐसे तो बहुत सारे चॉइस है, लेकिन हमें 7 को जब दो पार्ट में ब्रेक करना है तो हमें एक कंडीशन का ध्यान रखना है। और क्या कंडीशन, कि p और q में इस तरह से ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट a into c के इक्वल होना चाहिए। a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c कांस्टेंट। जनरली कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होता है। नॉर्मली छोटी क्लासेस में जब आपको क्वेश्चन देते हैं तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होता है, तो बच्चा सोचता है सिर्फ इसके इक्वल करना है। एक्चुअल में इसके इक्वल नहीं होता, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, a into c के प्रोडक्ट। तो जो p और q, अगर मान लो आपके पास a और c 1 और 6 है तो 1 into 6 कितना आया 6, तो आपके पास सिर्फ यही चॉइस आएगी, 1 plus 6 is 7 and 1 into 6 is 6। तो हमें इनका प्रोडक्ट ध्यान रखना है, क्या आना चाहिए a into c। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारे पास ना ये दो टर्म्स का एक जोड़ा पेयर बनेगा, फिर ये एक और जोड़ा बनेगा, पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से आप x कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ कॉमन निकलता होगा तो निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो कॉमन निकालने के बाद एक टर्म आएगी और यहाँ से जो एक टर्म आएगी कॉमन निकालने के बाद, जो फैक्टर कॉमन इसका होगा और जो इसका होगा वो दोनों सेम होंगे। सेम क्यों होंगे, इसीलिए हमने ये b को इस तरह से ब्रेक करा है कि उसका सम जो p और q का सम b आ जाए और प्रोडक्ट ac आ जाए, तो वो सेम आएंगे, फिर वो कॉमन आ जाएगा और फिर आपके फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो जो मैंने अभी समझाया है इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, मींस विद एन एग्जांपल। हाँ, लेकिन आपको इसमें एक बात पता होनी चाहिए कि मान लो आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, सपोज आपके पास एक नंबर है 18, तो अब आप 18 को फैक्टर्स, इसको 18 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइजेशन करना है 18 का। बस दो नंबर यूज करने हैं आपको, तो हमेशा आपने स्टार्ट करना है 1 से। कितना रह गया, मतलब आपका प्रोडक्ट 18 आना चाहिए, तो 1 पहले लिखा मैंने, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाए, 1 into 18 is 18, अब 2 2 9s are 18, 3 6 are 18, 4 नहीं जाएगा, 18 को 4 से डिवाइड करो पॉइंट में आता है, नहीं जाएगा, 5 6 ये 6 वापस आ गया, 6 into 3 3 into 6 6 into 3 एक ही बात है ना। तो बस ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, इनमें से कोई ना कोई एक सेट हो जाता है, मतलब कोई ना कोई एक पेयर क्वालिफाई कर जाता है फैक्टराइजेशन के लिए। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये आपको पॉलिनोमियल p of x दे देगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लो,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब आपने कंपेयर करा तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 12 दिख रहा है, b की वैल्यू ध्यान से -7, c की वैल्यू 1, ये होगा। अब मैंने कहा था कि जो b है -7, इसको आपने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनका जो सम है p और q, यानी p और q, इनका सम 7 होना चाहिए और p और q इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, a into c के इक्वल। a कितना 12, c कितना 1, 12 into 1 is 12। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए प्लस का और सम करके -7 आ जाए। अब थोड़ा सा मैथ लगाओ, कॉमन सेंस। दो नंबर का सम नेगेटिव कब हो सकता है, जब दोनों नंबर नेगेटिव हो या बड़े वाला नंबर नेगेटिव हो। मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव, बट हमें प्रोडक्ट भी उन दोनों नंबर का क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब एक नेगेटिव हो गया तो प्रोडक्ट तो फिर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और दोनों नेगेटिव होंगे तो सम नेगेटिव आएगा। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिसाइडेड p और q नेगेटिव होंगे। अब क्या करना है, प्रोडक्ट वाले से नंबर से शुरू कर लो। 12 यहां पर देखो पहला 112 बनाएगा। 6 7 8 9 10 कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है, जनरल फैक्टराइजेशन मेथड है और आपका कांसेप्ट आता है तो स्ट्रांग हो जाएगा। 2 into 6 3 into 4 बस इतने में ही बात बन जाएगी। देखो 12 के फैक्टर्स लिखे 3 और 4 आई थिंक मिल गए हमें दो फैक्टर। 3 और 4 दोनों माइनस के लेंगे, -3 -4 -7 बन जाएगा। -3 into -4 प्लस 12। तो अब क्या करना है, 12 ये रफ वर्क था सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये -3x -4x मैथ तो प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है। तो 12x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 1 और खुद से जितने क्वेश्चन निकालेंगे उतना बेटर है। तो 3x कॉमन निकाला इन दोनों टर्म्स में से, अंदर क्या बचा 4x -1। देखो 3x कॉमन निकाला, 3 4 12 4x स्क्वायर मतलब 4x, इनको मल्टीप्लाई करोगे 12x स्क्वायर आएगा। इसी तरह से इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा 4x -1 कह लो। 4x -1 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x -1। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको आप कर सकते हैं। तो ये फैक्टराइज होंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे यही वाली चीज वापस आ जाएगी। तो दीस टू आर आइडेंटिकली इक्वल। तो बस फैक्टराइज फॉर्मेट में आपने उसको चेंज कर दिया। एक पार्ट और कर लेते हैं इसी का। वैसे मैं करवाने को सभी करवा सकता हूं, बट कुछ आप भी कर लो तो मैं पूछता हूं फोर्थ पार्ट करवा देता हूं। सभी आसान है वैसे। 3x स्क्वायर -x -4 3 into -4 -12 प्रोडक्ट चाहिए और जो सम है वो -1 चाहिए। ये कॉन्सेक्यूटिव है। जब -1 होता है ना सम, तो ऐसे दो नंबर ऑब्वियस बात है वो कॉन्सेक्यूटिव ही होंगे, जैसे 4 और 3 बहुत इजीली मिल रहे हैं आपको। बाकी आप ऐसे करके देखना, पता लग जाएगा आपको। तो 3x स्क्वायर माइनस का तो 4x होगा और प्लस का 3x। कई बच्चों को दिक्कत रहती है इसमें, मैं समझा देता हूं कैसे किया मैंने। सम कितना चाहिए b, पहले a कितना है 3, b कितना है -1, c कितना है -4। अभी जिस मेथड से बताया था, तो हमें -1 को दो पार्ट्स में लिखना है, उनका सम तो -1 होना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए उन्हीं दो वैल्यू का। जैसे p और q है अगर वो, तो उनका जो प्रोडक्ट है p और q का वो कितना आना चाहिए, a और c की मल्टीप्लाई 3 into -4 -12। अब प्रोडक्ट -12 सम -1। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब कोई एक नेगेटिव हो, इसका मतलब p और q में से कोई एक नेगेटिव होगा। अब सम नेगेटिव कब होता है, जब बड़े वाला नेगेटिव होगा। तो आप किसी को भी एक बड़ा मान लो और एक को छोटा मान लो, तो p और q। अब 12 के फैक्टर्स आप करके देख लो, 1 और 12। अब एक बड़ा एक छोटा, मान लो p 1 है और q 12 है, तो एक नेगेटिव होगा और बड़े वाला ये नेगेटिव होगा, तो 1 -12 इनका जो डिफरेंस है 1 और 12, 1 -12 -11, हमें चाहिए -1। दूसरा देखते हैं 2 और 6, p 2 है और q -6 है, तो 2 -6 कितना आया -4। क्या b -4, अगर b -4 होता तो यही बन गया फैक्टर, बट नहीं है अभी। तो 3 और 4, तो p 3 और q -4 बन गए। 3 -4 -1 होता, 3 into, तो यही यहाँ पर लिखा माइनस का 4x प्लस 3x -4 प्लस 3। चाहे 3x -4x लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम है। -x ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगी, इनका जो सॉल्व करेंगे नहीं करा देंगे, दोनों में से कॉमन x आ गया, अंदर बचा 3x -4। फिर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिख सकते हो आप, 3x -4 को ब्रैकेट में रख दो। फिर अब इसमें और इसमें देखो, अगर आपने इसको सही तरह से स्प्लिट करा होगा ना, तो आप